एवरीवन, वेलकम टू द लीगल कैफ़े। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ना सिर्फ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को मालूम होनी चाहिए जिसके बारे में, बल्कि लॉ स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज के लिए स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हैं, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें। मतलब ये बहुत ही अपने प्रोफेशन का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो हमें पता ही होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ एक लाइन में नहीं कि अच्छा हाँ ये हेल्ड हुआ है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या हुआ था इस केस में, क्योंकि ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। तो इसी को हम लोग बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे अपने लीगल कैफ़े में। तो जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई एडवोकेट है, ठीक है, उसने एक क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया किसी तो मैटर में, ठीक है। अब क्लाइंट डिससेटिस्फाइड है विद द सर्विसेज ऑफ द एडवोकेट, तो क्या क्लाइंट जो अपना एक कंज्यूम प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन? किस चीज़ के लिए? अगर उसको लग रहा है कि कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है तो, ठीक, ऑफ सर्विस, राइट। तो इस चीज़ के बारे में डील करेंगे हम लोग आज कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एडवोकेट को स्यू कर सकते हैं क्या, कि अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया है और क्लाइंट को लग रहा है कि सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, डेफिशिएंसी है सर्विस में, तो क्या स्यू हो सकता है एडवोकेट, और कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने सुविधा के लिए करा क्या है आपकी कि सबसे पहले तो हम लोग दिखाएंगे आपको ऑफिशियल जजमेंट। एक बार ऑफिशियल जजमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, हमने शॉर्ट में कहीं समरी पढ़ ली, कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई बार एंड बेंच का, कोई लाइव लॉ का कुछ देख लिया, बस इनफ है अगर आप फॉर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो। बट अगर आप लीगल प्रोफेशन से हो तो मुझे लगता है एक बार जजमेंट देखना बहुत ही सही रहता है। उससे आपको क्लैरिटी रहती है जो बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं, और ख़ुद से भी पढ़ना आता है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे कि इस केस का फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या था, केस में हुआ क्या था, कैसे ये क्वेश्चन अराइज हुआ, फिर ये कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, ये सब। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या हुई, ठीक है, कोर्ट्स में। तो दोनों पार्टीज़ ने अपनी अपनी बातें कही होंगी, तो क्या कहा दोनों पार्टीज़ ने, हमें ये भी पता होना ज़रूरी है। और लास्ट में हम लोग जजमेंट इटसेल्फ की बात करेंगे, क्या उसके मेन पॉइंटर्स हैं, क्योंकि जजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी आई है। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग पूरा जजमेंट बैठ के पढ़ेंगे, बट हाँ जो भी उसके क्रूशियल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये है हमारी फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट से हम लोगों ने इसको निकाला है, और अब डिस्कस करेंगे आपके सामने कि कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले तो इस केस का टाइटल ही याद कर लेते हैं, द बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक वर्सेस D.K. गांधी PS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड अनदर। ANR कहीं भी लिखा हो या ORS लिखा हो, इन दोनों का मतलब होता है और भी पार्टीज़ हैं, तो अनदर या फिर अदर्स। ये हो गए हमारे एपेलेंट रिस्पोंडेंट्स। और भी बहुत सारी अपील्स है जिनको साथ में क्लब किया गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट वाली है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाली है, तो बहुत सारी चीज़ों को साथ में कंबाइन करके फिर ये कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की है एक क्लब करके अपील्स को, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं जो जजमेंट एक्चुअली लिखी है। देखिए इस केस में क्या हुआ था कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मामला आया तो एक डिवीज़न बेंच बनाई। डिवीज़न बेंच का मतलब होता है, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो, कि 2 जजेस होते हैं, ठीक है। तो एक तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, दूसरे जस्टिस की जजमेंट दूसरी आई है, इसी में पार्ट है लेकिन इनका अलग से ये रहा, पंकज मित्तल
इन्होंने दूसरा, ये देखिए मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि डिवीज़न बेंच है, 2 जजेस हैं, तो इन्होंने भी जजमेंट दी है और बेला एम त्रिवेदी जस्टिस ने भी जजमेंट दी है, और दोनों की कॉन्करिंग जजमेंट है, मतलब कि बात दोनों ने सेम कही है पर अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, अपनी अपनी रीजनिंग डिफरेंट दी है, बट अल्टीमेटली हेल्ड सेम चीज़ की गई है। तो सबसे पहले यही हेल्ड कर लेते हैं कि जो पहले यही बात कर लेते हैं कि अल्टीमेटली होल्ड क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि अगर वो जो मैंने आपको बताया कि एडवोकेट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है, उसकी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज नहीं हैं जिनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, NCDRC, स्टेट फोरम, इन सब में नहीं कर सकते, ये हेल्ड किया है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस केस का फैक्ट क्या है, फैक्चुअल मैट्रिक्स बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में, बेसिकली कि क्या कहानी क्या है, कैसे कैसे ये सवाल उत्पन्न हुआ है। तो पहली बात ये है कि एक तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको समरी में बता देना है कि हुआ क्या था, ठीक है। एक इंसान है, इस केस में रेस्पोंडेंट अपने, ठीक है, ये कंप्लेनेंट भी थे, मतलब पहले जब NCDR, चलिए पहले एक इंसान ऐसे समझते हैं, ABC करके समझते हैं, आपके लिए इजी होगा। वेट अ मिनट। A हमारा एडवोकेट है, C उसका क्लाइंट है, B एक और पार्टी है, चेक ड्रॉवर, ऐसे समझे। तो क्या हुआ है कि अपना जो C था इसको B ने एक चेक दिया 20,000 रुपीज़ का, वो हो गया बाउंस, ठीक है, बाउंस हो गया। तो C ने स्यू करना था B को अंडर 138 NI एक्ट, मतलब चेक बाउंस का केस डालना था बेसिकली। तो अब इसको एक एंगेज करना था लॉयर, इसने एडवोकेट को एंगेज कर लिया। अब जब इसने एडवोकेट को एंगेज करा तो जब केस चला तो अल्टीमेटली B ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको 20,000 जो चेक बाउंस हुए हैं उसके दूंगा और 5,000 मैं दे रहा हूँ जो आपके एक्सपेंस लगे ये सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, उसके लिए मैं आपको कॉम्पनसेट कर दे रहा हूँ। तो ये फाइनली हुआ, तो ये डिस्पोज ऑफ हो गया, ये वाला केस, ये वाला ख़त्म हो गया। अब जब B ने ये देना था तो उसने C को नहीं दिया, उसने दिया A को, जो C का ही एडवोकेट था। उसने कहा A आप इसके C के एडवोकेट हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। A ने क्या किया कि 20,000 वाला तो दे दिया C को, पर 5,000 वाला जो है अपने पास रख लिया। जब C ने डिमांड किया A से कि लाओ मेरे 5,000 भी, तो A ने बोला कि मेरी लीगल फीस ड्यू है, पहले आप 5,000 कैश दो मेरी लीगल फीस के, फिर मैं आपको आपका चेक दूंगा, ठीक। तो अब C ने A को स्यू कर दिया इन स्मॉल कॉजेज कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ 5,000 रुपीज़। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सब कि DD पे ऑर्डर हुआ 5,000 के लिए, स्मॉल कॉजेज में ये कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो 5,000 के लिए उसने वो स्यू करा स्मॉल कॉजेज कोर्ट में, तो एडवोकेट ने क्या किया, A ने क्या किया, उसने बोला B को कि 20,000 वाला तो तुम्हारा मतलब अलाउ कर देना, पर जो 5,000 है उसका पेमेंट तुम रोक लो, स्टॉप कर दो, और वो रोक लेता है, ठीक है। तो अब जब ये ऐसा होता है तो C फिर से भड़क जाता है कि ये मेरा ही एडवोकेट पैसे रुकवा रहा है सामने वाली पार्टी के थ्रू, तो ये फाइल कर देता है केस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में, ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल दिल्ली।
वो कहता है मुझको कॉम्पनसेशन दो 5,000 का, चेक का अमाउंट 5,000, सॉरी कॉम्पनसेशन दो 15,000 का, चेक का अमाउंट ऑलरेडी 5,000 है, और मुझे मेंटल एगनी जो हो रखी है इतने टाइम से, बार बार ही हो रहा है ये, उसका मुझे दो ये 10,000। ये हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा हाँ जी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, पेमेंट करो। स्टेट ने भी बोला हाँ करो। NCDRC ने भी 2009 में इस चीज़ को अपहेल्ड किया कि करो, सही बात है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस तो हुई है। अब जो है फाइनली जो ए था, एडवोकेट था, उसने हार तो माननी नहीं है, वो गया सुप्रीम कोर्ट में NCDRC के ऑर्डर के खिलाफ कि मुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे स्यू किया जा रहा है, क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूँ और एडवोकेट की सर्विसेज डिफरेंट होती हैं नॉर्मल सर्विसेज से, तो मैं ये CP एक्ट के अंदर आता ही नहीं हूँ, मेरा क्लाइंट कोई कंज्यूमर थोड़ी ना है। ये सब आर्ग्यू करते हुए पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए ये सवाल हुआ कि अगर कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट के सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है और उसको लगता है कि डेफिशिएंसी हुई है, तो क्या वो स्यू कर सकता है अपने एडवोकेट को? इसी का जवाब देना था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमने ऑलरेडी बातें कर ली हैं अबाउट द ऑफिशियल जजमेंट, हमने देख ली, हमने फैक्चुअल मैट्रिक्स देख ली है, तो अब हम आर्गुमेंट्स देखेंगे और अल्टीमेटली जजमेंट देखेंगे। मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि केस का नाम था बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट जसबीर सिंह मलिक वर्सेस DK गांधी PS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अनदर्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या हुई? एक तो सीनियर एडवोकेट थे जिनको हमने, एक कॉन्सेप्ट होता है लीगल फील्ड में एमिकस क्यूरी का। इसका मतलब, आपने ये वर्ड टर्म आपने बहुत बार सुना होगा अगर आपने क्लैट वगैरह की तैयारी की है, या फिर आप लॉ स्टूडेंट हो, या जो भी, अगर आप लीगल फील्ड में हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये वर्ड का मीनिंग अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है, अरे फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो कोई जो एक्सपीरियंस्ड होता है इस फील्ड, मतलब लॉ लीगल फील्ड का, उसको उसके ओपिनियन और मतलब उसके अपने रीजंस फॉर दैट ओपिनियन के लिए एंगेज करती है कोर्ट। इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट हु एडवाइसेस, गिव्स इट्स ओपिनियन, ये वो। तो इसके लिए इस केस में वी गिरी थे फ्रेंड ऑफ कोर्ट, और उन्होंने दो चीज़ें कही। एक तो उन्होंने अग्री किया कि जो लॉयर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर प्रोफेशनल्स, लाइक मेडिकल प्रोफेशनल के डिफरेंट होते हैं। और दूसरा उन्होंने एक प्रपोज किया आइडिया कि जो डिफरेंट फोरम्स होते हैं उसमें जो अलग अलग टाइप के लॉयर्स अपना एंगेज होते हैं उस कोर्ट में, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह का लॉयर है, अगर कोई लोअर जुडिशरी का लॉयर है, अगर कोई ट्रिब्यूनल का लॉयर है, NCDRC में कोई कर रहा है, तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज के हैं। और इनमें से कुछ उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि वो जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो सर्विसेज हैं उसमें फॉल कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल इट कैन नॉट बी मेड टू फॉल इन CP एक्ट। ठीक है, तो ये सब हेल्ड हुआ। उसके बाद एक और डिस्कशन हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पे, जिसमें था कि अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि ये जो एडवोकेट्स होते हैं वो तो प्रोफेशनल्स होते हैं और डिफरेंट होते हैं ट्रेड या बिजनेस से, लेकिन एक और प्रोफेशनल्स ऐसे ही तो वो भी होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना? प्रोफेशन तो वो भी है।
प्रोफेशन, अरे मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है। तो जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, एनेस्थीसिस्ट हो गया, नर्स हो गए, ये सब कोई जो है प्रोफेशनल ही है। तो फिर हमने ये जो केस है, ये 1995 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, इंडियन मेडिकल काउंसिल वर्सेस वीपी संथास। इसमें हेल्ड ये हुआ था कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं ये सब सीपी एक्ट में कवर होंगे। तो फिर अगर ये वाले प्रोफेशनल्स कवर होंगे तो ये भी होने चाहिए अपने लॉयर्स। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो मच मोर इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं और वो ट्रूली एक एजेंट नहीं होते हैं अपने क्लाइंट पेशेंट का। लेकिन जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी स्किल के अलावा जो हमारा क्लाइंट होता है उसके डायरेक्शंस के बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, बाउंड होते हैं, है ना। तो इसलिए हम इक्वेट नहीं कर सकते। और अगर कोई भी रिजल्ट आता है किसी प्रोसीडिंग का कोर्ट में, कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल वगैरह में जिसमें भी लॉयर एंगेज किया है और सर्विसेज प्रोवाइड करा है, तो उसका सिर्फ रिजल्ट उसकी स्किल नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। बट मेडिकल प्रोफेशनल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उनको नहीं मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स को किया जा सकते हैं और लीगल वालों को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के दो बहुत यूनिक बातें। बाकी एक तो मैंने एक बेस लाइन तो आपको बता ही दी है कि जो लॉयर्स हैं उन पे सीपी एक्ट नहीं अप्लाई होगा। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीज़ें और डिस्कस हुई कोर्ट में, वो ये था कि एक तो हमारे प्रोफेशन को, लीगल प्रोफेशन को बोला गया सुई जेनेरिस। सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे एमिकस क्यूरी बहुत पूछा जाता है, सुई जेनेरिस भी बहुत पूछा जाता है, तो आप बताना इसका क्या मतलब होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इट इज़ लीगल प्रोफेशन में क्या होता है, सुई जेनरस होता है, क्योंकि एक तरफ आप एजेंट होते हो अपने क्लाइंट के, उसके अलावा आप स्किल अपनी अप्लाई करते हो, और भी बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये तो आप मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लॉयर्स ना अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए ए है, उसके ऊपर एक ट्रायल हो रहा है कि उसने बी को मर्डर कर दिया है, ठीक है। तो ए का जो गार्जियन है, ठीक है, उसने एंगेज किया एक लॉयर को, एल को, ठीक है। एल कहता है कि आपके पास एक डिफेंस है कि इंसेनिटी की, क्योंकि ए इज इंसेन, सो उसी इंसेनिटी के फिट में उसने जो है बी का मर्डर किया है। तो ये डिफेंस होती है लॉ में, हमें ये अप्लाई करने दो। अभी गार्जियन कह रहे हैं नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को पागल थोड़ी ना घोषित कर देंगे, हमें नहीं चाहिए इस तरह की आज़ादी जिसमें हमारी बदनामी हो, फलाना ढिमकाना, ये हम नहीं अलाउ कर सकते। तो अब लॉयर भले ही कितना भी स्किलफुल हो, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी कॉम्पिटेंट हो अपने जॉब में, जब उसको अप्लाई ही नहीं करने दिया जा रहा है जो एक्चुअल डिफेंस है, तो वो कैसे ये केस जीतेगा? नहीं जीत पाएगा। अब जब हार जाएगा तो अगर आप कंज्यूमर फोरम, अब जब हार गया तो अब ये गार्जियन आके कहें कि नहीं नहीं, आपने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस करी है, आप इतने बड़े लॉयर हो, आप ऐसे ऐसे लोगों को बचा लेते हो, मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई, ये वो। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि लॉयर कैन बी वेरी कॉम्पिटेंट, बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस या फेलियर कि यू कैन नॉट डिसाइड कि देर इज लाइक अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और नॉट। देर कैन बी समटाइम्स एपरेंट डेफिशिएंसी, वो अलग टॉर्ट वगैरह में हम कवर कर सकते हैं, बट जो सीपी एक्ट है उसके अंदर इसको कवर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो सीपी एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ही था जो ट्रेड या बिजनेस वगैरह है उसमें अगर कोई अनलॉफुल ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना।
और ना ही क्लाइंट एक बेसिक वाला एक कंज्यूमर है, और ना ही लॉयर एक सर्विस प्रोवाइडर है मेनली। तो ये वाली चीज़, और वही चीज़ सेकेंड पॉइंट में भी है कि जो ट्रेड और प्रोफेशन होता है उसमें अंतर होता है। ट्रेड एक तरफ प्योरली स्किल बेस्ड है, प्रोफेशन में बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सक्सेस और फेलियर में। तो ये है हमारे केस का पूरा डाइसेक्शन। केस का नाम ये है, आप जहाँ भी हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि यू कैन सब्सक्राइब Legal Cafe, like the video if you want more content like this, and if you have any doubt then comment। और ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा है यहाँ पे कि सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।